ट्रेन में जो है एक इंडियन मुझसे मिला और उसने काफ़ी मेरे साथ उसने कलामी की कि आप पाकिस्तानी जो है आप मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो उल्टी सीधी उनकी बातें चलती, तो मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल लो। नए नए लोगों से मिलते हो, दुनिया में नई जगहों में जाते हो, नए माहौल नए कल्चर्स आप देखते हो। मुझे मतलब उन चीज़ों का के शौक वीज़े खाली भाई बताएं, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कोई मुश्किलात पेश आई आपको या? नहीं यार, अपनी पूरी फैमिली को, जो आपकी मिसाल बीवी बच्चे या माँ बाप हैं, आप उनको यहाँ से ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो डायरेक्ट पीआर होके। वहाँ पे जो आपको वर्क परमिट का सीन पूरा हो जाएगा, आपको पीआर मिलेगा, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। कि टोटल 4,000 रुपये मैंने उसके जो फॉर्म उन्होंने फिल किया था मेरे लिए, 4,000 उन्होंने लिए और 18,000 रुपये टोटल उनकी वीज़ा फीस थी। और कोई 3,000 रुपये भी जो वहाँ पे जेरीज के नाम से जो जहाँ पे जाके बायोमेट्रिक के लिए आप कराते हो, 3,000 उन्होंने लिए। तो टोटल लेके 25,000 रुपये का मेरा खर्चा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी मोटिवेशनल होने जा रही है और ख़ास कर हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके लिए बड़ी मोटिवेशनल वीडियो होने जा रही है। वो यंगस्टर जो अपनी जान पे खेल के और 2 नंबर और इलीगल तरीके से जो है वो यूरोप, यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ जाते हैं अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। उनके लिए हम एक ऐसे शख्स को आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है, जिन्होंने ना तो डंकी लगाई, ना कोई इलीगल काम किया, लीगल तरीके से, और लीगल जितनी फ़ीस होती है कोई इजाफी पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया। कनाडा का जो है उन्होंने 8 साल या 10 साल का, वो मैं इनसे पूछ लेते हैं, वीज़ा भी लिया विद वर्क परमिट वगैरह सब कुछ। तो चलें मिलते हैं आज के मेहमान अली भाई से। अली भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम तैमूर भाई, खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपने थैंक यू कि आपने इधर बुलाया, ज़हमत है। वैसे रमज़ान का माह है, रमज़ान मुबारक महीना है, सबको भाइयों को रमज़ान मुबारक, और उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरेगा। हाँ, तो अली भाई आप बताएं, जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा हर वीडियो में जो अर्ली लाइफ से शुरू करवाता हूँ हर बंदे की, जी तो आप अपना भी इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूवर्स को। तैमूर भाई, मैं बेसिकली मेरे वाले साहब का ताल्लुक एक ज्वेलर्स शॉप से था, और मैं अपनी पढ़ाई जो है मैंने तामिरनौ पब्लिक स्कूल से की, जो मस्जिद रोड पे है, जो उसका हायर एजुकेशन 9th क्लास तक यहाँ पे रहा। फिर उसके बाद लॉरेंस कॉलेज का ट्रिप लगा, फैमिली के ज़ोर पे वहाँ पे बोर्डिंग में उन्होंने भेजा मुझे। बोर्डिंग में मैंने वहाँ पे कुछ अपने साल गुजारे, वापस आके मैट्रिक करके तो एज़ यूजुअल बिजनेसमैन, आपको पता है बिज़नेस को, फिर बिज़नेस साइड में लग जाते हैं। फिर घर का सबसे छोटा होने के नाते मेरे बड़े भाई वगैरह यहाँ से चले गए, शिफ्ट हो गए, वो बाहर ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो मैं बेसिकली शॉप पे लगा रहा, फिर वहाँ पे दुकान पे अपनी बिज़नेस बाकी काम। तो मेरा खुद दुनिया घूमने का बड़ा शौक़ होता था मुझे, क्योंकि हर जगह जाके देखना चाहिए, रहने के लिए देखना चाहिए। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब काम करके इंसान को एक लेवल आ जाता है कि यहाँ पे आप पूरे साल काम करके आप थक जाते हो, फिर आपको कुछ दिन की ज़रूरत होती है कोई रिलैक्स होने की, कोई आप ऐसा कोई आउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमारे दूसरे हम उस टाइम नए मतलब यहाँ के हालात भी ठीक नहीं थे पाकिस्तान के। तो बेसिकली ये 2003 और 4 की बात है कि वहाँ पे इन दिनों में मतलब कहीं जाना तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए, और स्पेशली हम लोगों को तो जाने नहीं दिया जाता था कि बाहर जाओगे हालात ठीक नहीं है ये वो। तो पाकिस्तान, तो उस टाइम पूरे पाकिस्तान में यही हाल था। तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग जो शुरू की, मैंने बेसिकली ईरान से शुरू की, जो हमारे करीब तरीन मुल्क है और सबसे नॉमिनल भी था, अच्छा था, और अकेला सफ़र करना भी वहाँ पे मुश्किल था। तो मैंने अपने सफ़र का आगाज़ वही ईरान से किया। फिर ईरान के बाद ईरान से घूमने के बाद में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा, थोड़े लोगों से बातचीत हुई, थोड़ी दुनिया देखी, और थोड़ा झिझक जो दिल में था वो थोड़ा बहुत फिर भी डाउट था। तो अली भाई आप ईरान गए फर्स्ट, तो सेकंड डेस्टिनेशन आपकी कौन सी थी एज अ टूरिस्ट? सेकंड डेस्टिनेशन तैमूर भाई मेरी इंडिया थी, जो कि सबसे मुश्किल तरीन वीज़ा, मतलब पाकिस्तानी के लिए स्पेशली कहा जाता है कि मतलब नामुमकिन वीज़ा जिसको आप कह सकते हो। तो बेसिकली मेरा भी एक चांस लगा था, मुझे भी मेरे बाबा जान के दोस्त थे, तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में जो है वहाँ पे होते थे। तो उन्होंने एक ऑफ़र की बाबा को कि भाई मतलब अगर कुछ आपने जाना है इंडिया की तरफ, कोई चक्कर लगाना है कुछ, तो बाबा उस ज़माने में जब जाते थे तो वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं थी। ये पाबंदियाँ शुरू ही हुई तकरीबन 1980s 90s के बाद, मतलब 90s के टेन्योर में।
वैसे पहले लोग जाते थे काफ़ी इंडिया, मतलब अब पूरी पूरी फैमिली जाती थी यहाँ पे घूमने फिरने सारा। तो उस सूरत में फिर मुझे जाना पड़ा, मतलब चांस लगा इंडिया का। तो इंडिया में यहाँ से गया था मैं 2007 में। 2007 में इंडिया गया। तो इंडिया यही बेसिकली लाहौर से वही बाय रोड एंटर होना, वाघा बॉर्डर के थ्रू, और हम जो टीवी में देखते हैं जी आर्मी खड़ी है और बड़े सख्ती है, और तो उससे हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है बहुत सी बाउंड्रियाँ ऐसी हैं जो उससे बहुत मुश्किल है, और वो बाउंड्री से आसान थी। तो बेसिकली इंडिया में घुसना, फिर वहाँ पे अमृतसर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, अजमेर, अजमेर शरीफ देखा, ताजमहल देखा, और वहाँ के जो एज यू हमारे ड्रामों में मूवीज़ वगैरह में अक्सर कहते हैं दिल्ली दिल्ली, लाल किला। और मुंबई का कोई चक्कर लगा है सर आप? मुंबई का इरादा था, मतलब हुआ नहीं। गोवा का हाफ रास्ते तक गए, मगर वापस घर से कॉल आने की वजह से वापस आना पड़ा हम लोग को। तो बेसिकली वहाँ पे मतलब 10 दिन का हमारा टूर लगा। तो 10 दिन में काफ़ी हद तक देखा, मतलब गोवा और बॉम्बे नेक्स्ट चक्कर के रखा, मगर वो बाद में मुल्की हालात आपको पता है एज यूजुअल के, मतलब पाकिस्तान अच्छा का ब्लैकलिस्ट हो जाता बेचारा। तो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, अच्छे लोग, हर किसी को मतलब वहाँ पे शॉकिंग होता था कि पाकिस्तानी और वहाँ पे आके इंडिया में घूम रहा फिर रहा है। तो वहाँ के सर लोगों का बिहेवियर कैसा था? तैमूर भाई बज़ाहिर तो खुश होते थे, मगर यहाँ पे सिख सिख पीपल, मतलब जो लोग हैं, मैंने चीज़ नोट की जहाँ पे मैं गया हूँ और जहाँ जहाँ मैंने सफ़र किया, तो सिख लोगों के साथ अच्छा मेरा बना। तो सिख काफ़ी फ्रेंडली भी हैं, और बाकियों की निस्बत सिख लोग जो हैं मतलब काफ़ी फ्रेंडली और मिलते जुलते आपस में, मतलब आपको सपोर्ट करना। और तो उन्हीं दिनों 2007 में ही, मतलब ये आई थिंक 6 में कि 7 में वर्ल्ड कप हुआ था। तो ट्रेन में जो है एक इंडियन मुझसे मिला, और उसने मतलब काफ़ी मेरे साथ उसने कलामी की कि आप पाकिस्तानी जो है मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो उल्टी सीधी उनकी बातें चलती। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल लो। मैंने कहा आप भी हमारे बड़े भाई हो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान छोटा भाई है, इंडिया बड़ा भाई है तो बेसिकली भाई है ना दोनों। तो मैंने कहा आप खैर, मैंने कहा वैसे ही वर्ल्ड कप में देख, मैंने कहा पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया तो इंडिया से बर्दाश्त नहीं, इंडिया अभी वर्ल्ड कप से आउट हो गया, तो जो छोटा भाई आएगा तो बड़ा भाई थोड़ी कप लेके जाएगा। तो उस बार में उसको बड़ा झटका लगा, साथ में एक सिख बैठा हुआ था तो हंसना शुरू हो गया। तो उसने मेरा नंबर लिया, मुझे कांटेक्ट किया, और आज तक वो बंदा मेरे साथ कांटेक्ट में है। आज तो मैं 2007 से 2014 कोई 13-14 साल, आई थिंक सॉरी 16-17 साल हो गए। तो आज भी वो बंदा कांटेक्ट में मेरे साथ है, और आज भी वो दिल्ली में है, उसके अपने कपड़े की शॉप है, क्यों मैं उसे कपड़े वहाँ से उसे कपड़े खरीदे थे, और लेडीज़ गारमेंट्स की शॉप। और वो बंदा सिख इस वजह से मुझे अच्छा लगा कि मुझसे बोले फारसी उस बंदे ने इतनी अच्छी बोली मेरे साथ, पर्शियन ज़ुबान, कि वो खुद कहता मैं ईरान में बेसिकली मैं रहता था, मैं उसकी पैदाइश ईरान की थी, पैदाइश की ईरान की थी, और रहता वो इंडिया में था, मतलब उसकी फैमिली ईरान में थी, और ख़ुद इंडिया में बिजनेस करता था। उसके आबा व अजदाद सारे इंडिया के रहने वाले थे, यानी वो उस ज़माने में रहते थे जब ये बरे ज़ख़ीर पाक व हिंद हुआ करता था, मतलब हिंदुस्तान था और ईरान के साथ इसके बॉर्डर थे, ये उस ज़माने में वहाँ पर रहते थे। तो बस यही इंडिया का चक्कर लगा। तो वहाँ पे आते हुए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडिया का। मतलब लोग जिस तरह कहते हैं कि जी मतलब ये छोड़ते नहीं हैं हमारे पाकिस्तानियों को, जेलों में बंद करते हैं कुछ, मतलब ठीक है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, शायद हमारे बाद ऐसे कुछ हुए होंगे। और अली भाई ये ताजमहल उसके बारे में कुछ बताएं। ताजमहल तो सर, ताजमहल तो खैर सर हमारा वाकई खूबसूरत बना था। मुमताज़ बेगम तो अंदर लेटी रही थी, मगर वो कहते हैं ना ताजमहल मुमताज़ के लिए बनाया गया, मगर उससे खुद कभी नहीं देखा उसको बनते हुए। तो काफ़ी खूबसूरत जगह थी, काफ़ी अच्छा। और उसमें वहाँ पे एक चीज़ बड़ी अजीब एक्सपीरियंस रहा मेरा। वहाँ पे लोकल्स के लिए 20 रुपये का टिकट था, और फॉरेनर्स के लिए 700 रुपये का टिकट था। तो मेरे साथ में एक दोस्त थे, वो भी यहाँ पे मतलब उर्दू स्पीकिंग थे, यहीं पे हमारे साथ, मतलब मेरे साथ टूर पे ही थे हमारे साथ बेसिकली। तो टूर पे जब हम गए वहाँ पे हम जाके एक्सचेंज करते थे हमेशा। तो पाकिस्तान हम एज यूजुअल हमारे मतलब टीन एज में उस एज में थे, तो हमारे इंजॉय भी करते थे। तो मैंने उसको आगे भेजा, मैंने कहा आपकी शक्ल जो है, मैंने वैसे ही मतलब उर्दू स्पीकिंग पंजाबियों से मिलती है। मैंने कहा आपके जो टिकट काउंटर में बंदा बैठा है वो भी पंजाबी स्पीकिंग है, तो आप जाके से बात करो, अपनी पंजाबी में जाके आप टिकट खरीदना। वो कहते नहीं देगा टिकट। मैंने कहा आप जाके ट्राई तो करो। 40 रुपये उस बंदे को दिए, और ये जाके उसमें 40 रुपये में 2 टिकट ले आया हमारे लिए। और जब हम गेट पे खड़े हुए तो मुझे मेरी शक्ल देख के, और उसकी जब उर्दू हमारी मतलब बेसिकली हम उर्दू कहते हैं और उनकी हिंदी है, तो हिंदी उन्होंने जब देखी, पुलिस वाला खड़ा था टिकट चेकर,
तो उसने टिकट चेक करने के बाद उसने कहा कि जी आपका टिकट, में हमने टिकट आगे, कहते ये तो लोकल का टिकट है। मैंने तो आपको क्या लगता है, मैं कहा अभी तो दिल्ली से आए हैं। तो हमारे साथ वो टिकट टैक्सी वाला था, टैक्सी वाला ने पीछे से आवाज़, हाँ भाई मैं इसको दिल्ली से लेके आया हूँ। तो दोनों मतलब वहाँ के, तो पुलिस वाले को जो हजम नहीं हो रही थी बात, तो काफ़ी देर तक हमें घूरता रहा। खैर हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद वो पासपोर्ट हमारे जेब में था, अगर हमारे जेब की तलाशी लेते शायद वो पकड़े भी जाते हम। तो खैर बेसिकली वहाँ से अंदर चले गए। बैठने के बाद अंदर जब काउंटर पे आए, पानी वहाँ पे पानी, अच्छा फिर पानी वहाँ के अजीब बात ये थी कि लोकल्स के लिए पानी नहीं था, ना पानी ना जूस कुछ नहीं, और वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, और वो भी फ्री में। यानी फॉरेनर्स के लिए फिर ठीक है 700 का टिकट था, मगर फ्री में, मतलब पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आपको जो चाहिए था वो आपको फ्री में मिलता था। तो वहाँ पे जाके हमने दोबारा से, मैंने फिर वहाँ पे इंग्लिश में मैंने बात की और मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा पासपोर्ट और मैंने टिकट, कहा अपनी टिकट मैंने फाड़ के फेंक दी। तो उस बात में उन्होंने कहा जी आपने टिकट कहाँ है, मैंने कहा वो तो मैं फेंक चुका हूँ सॉरी। उस पर फिर मैं वहाँ से मतलब फ्री में बोतल भी उठाई, कोल्ड ड्रिंक उठाया, जूस उठाया, फोटोज़ ली। और जब आप ताजमहल के अंदर जाते हो तैमूर भाई, तो वहाँ पे सीढ़ी जब बनी थी, जब आप मतलब उनकी जो कब्र, जो मज़ार आप कह सकते हो, उनके मतलब कब्र की तरफ जब हम जाते हैं अंदर, तो जूते बाहर उतारने पड़ते थे लोकल्स को। और अगेन फॉरेनर्स के लिए फिर वो सॉक्स उन्होंने बनाए थे, शॉपर से खोल के स्पेशल सॉक्स थे, जो बेसिकली कोरोना में आपने देखा होगा लोग शूज़ के ऊपर पहन, ये उन वक्तों में वहाँ पे 2007 में वो लोग शूज़ के ऊपर चढ़ाते थे, और हमें मतलब हमारे जॉगर पहने, और जॉगर के ऊपर वो चढ़ा के जी आप अंदर जाएँ, आपको उतारने की ज़रूरत नहीं, आप फॉरेनर हैं। फॉरेनर्स के लिए ये चीज़ें, और लोकल के लिए मस्जिद के और या उनके मंदिरों की तरह मतलब बाहर जूते उतार के उनको अंदर जाना पड़ता था। तो ये मतलब ताजमहल का ये उनका सीन रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत खूबसूरत चीज़ थी, बहुत वाकई में कहते हैं कि अजूबा जो बनाया है, वाकई वो एक अजूबा लगता था वहाँ पे। मतलब अगर आपको दोबारा अगर मौका मिले तो आप इंडिया जाना चाहोगे भी? सर जिन हालात में मौजूदा है, तो अगर पुराना टाइम हो उसी तरह का हो, बिल्कुल मैं जाना चाहूँगा, और एक नहीं 100 दफ़ा जाना चाहूँगा। मगर सिर्फ ये है कि जो नए हमारे जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसमें तो किसी का दिल नहीं करता जो यहाँ के जासूस पकड़े जाते हैं, वहाँ पे जाके जासूस पकड़े जाते, तो हम भी जासूसों की शक्ल में हम भी अंदर अंदर चले जाएं, तो नहीं इस अब नहीं जाना चाहूँगा मैं, सॉरी। अच्छा, फिर इंडिया के बाद आपका कहाँ का चक्कर लगा ली? तो मैं इंडिया के बाद जब वापस आया तो फिर दोबारा से एक ईरान का चक्कर लगा। ईरान मतलब बार बेसिक हाफ ईरान एक्सप्लोर कर चुका था, हाफ ईरान रहता था। तो ईरान के शुमाल में गए, फिर शुमाल में बंदर अब्बास वगैरह, बहुत खूबसूरत जगह थी। और वापस आने के बाद फिर 1-2 साल काम किया। फिर 2009 में मैं तकरीबन, हाँ 9 में मैं मलेशिया गया, फिर 9 के 10 में मैं बैंकॉक थाईलैंड, और ऐसे ही करते करते फिर 13 में सिंगापुर, और कुछ जगहों में जाने के बाद मतलब बस यही एहसास था, मतलब 2 साल काम करने के बाद वो एक इंसान को रेस्ट जो चाहिए होता था तैमूर भाई, वो रेस्ट मुझे यहाँ पे जाके मिलता था कि कोई नहीं होता था, अकेला जाता था, कोई दोस्त यार नहीं, कुछ नहीं। क्यों अकेला? मज़ा इस वजह से आता है कि आप कब उठते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किधर जाते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं होता, ना आपको किसी को बोलना पड़ता है कि यार ये इधर चलो या उधर चलो। तो ये मेरे अपने रूटीन, मुझे अकेला मतलब ट्रैवलिंग करना है, मुझे अपना शौक है मेरा, तो मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ। तो अली भाई, कैसे घर वालों की सपोर्ट आपके साथ रही? बाबा की सपोर्ट मेरे साथ थी, क्योंकि बाबा खुद ट्रैवलर रहे हैं, बाबा खुद काफ़ी हद तक ट्रैवलिंग कर चुके हैं। तो उनकी देखा देखी, कंपनी फॉल्ट, मैं तो इसको कंपनी फॉल्ट बोलूँगा कि मतलब बाबा जान की तरफ से मतलब बाकी करते थे, मगर मुझे अपने खुद घूमने फिरने का शौक़ था। और बेसिकली मतलब ट्रैवलिंग के इस वजह थकन के बाद आपको ट्रैवलिंग, आपको मोटिवेशनल, मुझे जो मेरे फादर हैं मुझे मोटिवेट करते रहे कि भाई मतलब उनको देख के आप नए नए लोगों से मिलते हो, दुनिया में नई जगहों में जाते हो, नए माहौल, नए कल्चर्स आप देखते हो। मुझे मतलब उन चीज़ों का शौक़ है, तो ये चीज़ें मुझे मेरे फादर से लगी कि वो भी फिरते थे, घूमते फिरते थे दोस्तों के साथ, मैं भी उसी में लगा रहा। अच्छा, तो ये सारी जो है आपकी शादी से पहले की कहानी है, ठीक है? नहीं नहीं सर, ये मेरी शादी के बाद की कहानी है। ये मेरी शादी के बाद की कहानी है, क्योंकि शादी से पहले तो चांस ही नहीं दिया मेरे पेरेंट्स ने मुझे कि मैं कोई हिलजुल करता और मैं कोई इसमें कोई काम करता। मैं 20 ईयर्स की एज में मेरी शादी हो गई, तो इस वजह से जो है मुझे मौका नहीं मिला। बाकी है कि हाँ, मैं मतलब ये कि फैमिली के साथ मैं अलग घूमता फिरता था, मतलब ये कहीं जाना होता था, मगर साल का एक ट्रिप मेरा अपना, साल 2 के बाद एक अकेला ट्रिप मेरा अपना होता था जो मैं खुद जाके होता था।
तो चाइना का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चाइना में मतलब जब मैं चाइना गया था, इंडिया के बाद ईरान, ईरान के बाद नेक्स्ट सेक्टर मेरा चाइना का लगा, क्योंकि चाइना का वीज़ा मेरा उस वक्त आया था जब बेसिकली मेरी शादी हो रही थी। शादी से एक दिन पहले मेरा चाइना का वीज़ा आया था। तो खैर वो बाद में अवेल हुआ, वो ज़ाया हुआ। अभी दोबारा मैंने जाके वीज़े के लिए अप्लाई किया। तो 3-4 साल के बाद मुझे चाइना का मेरा अच्छा, चाइना का काफ़ी एक्सपीरियंस मैं बीच में बताना, बल्कि मैं सॉरी भूल गया, मलेशिया से पहले मैं चाइना जा चुका था। तो चाइना का ट्रिप मेरा अच्छा रहा काफ़ी। बीजिंग बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत चीज़ें। और चाइना बेसिकली मैं उन वक्तों में सोचने का भी नहीं होता था कि कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, मगर दिल जिंदा लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सख्त मिजाज हैं, टफ वर्कर्स हैं, मगर बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मतलब आपके साथ अच्छा पेश आते हैं, उनकी न्यू जनरेशन स्पेशली, मतलब न्यू जनरेशन उनकी बहुत एडवांस, बहुत पढ़े लिखे। और अब तो आप खुद जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम, पहले चाइनीज़ फर्स्ट नंबर पे थे, अब चाइनीज़ सेकंड पे आ गए, इंडिया फर्स्ट पे आ चुका है। तो इस वजह से चाइनीज़ लोगों के साथ बहुत अच्छा रब्ता रहा है, उठना बैठना रहा है। तो चाइना के बाद मेरा फिर अपना ट्रिप लगा, मेरा नेक्स्ट ट्रिप मेरा जो चाइना मलेशिया का हुआ, थाईलैंड का चला। ये तो नॉर्मल ट्रिप है जो सारे मेरे दोस्त यार, हमारे दोस्त अब सारे जा सकते हैं। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में ये चीज़ बहुत अच्छी काउंट होती है। जब आप कहीं अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, तो आप यहाँ से छोटी जगह से स्टार्ट करो। लाजमी नहीं आप सोचो कि यार मैं डायरेक्ट कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, नहीं। शॉर्टकट आप सोचो। पहले ईरान बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत नॉमिनल है, इकोनॉमिकल है, आप जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और हमारा इस्लामी मुल्क है, आप चल सकते हो। सेकंड नंबर पे आप थाईलैंड जा सकते हो। थाईलैंड आपको बहुत सस्ता पड़ता है, मगर वहाँ पे ऑब्वियसली आपको खुराक के मामले में थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा मुस्लिम कंट्रीज़ में। अच्छा, तो अली भाई ये तो होगी छोटी आपकी जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब छोटे मुल्क आपने बताया, ईरान और थाईलैंड और ये वो सिवाय चाइना के। जी। तो इसके बाद आप कहाँ गए? इसके बाद तैमूर भाई जो मेरा नेक्स्ट जंप चला गया, पहले मतलब ऐसे कोई बड़ा कंट्री जो था यूरोप साइड या यूरोप अमेरिका या साइड का, बिल्कुल मेरा इटली के लिए मैंने फिर बाद अप्लाई किया था। इटली का चक्कर मैंने अप्लाई किया, मेरा इटली का टूर लगा। फिर बेसिकली इटली का जो आप ले लेते हो वीज़ा, वो भी आपका शेंगन काउंट होता है। शेंगन में आपके तकरीबन 32 ममालिक हैं जो आप जिसमें जा सकते हो। उसमें इटली से एंटर हुआ, इटली मतलब घूमा फिरा, फिर इटली से मेरा बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड। एक चीज़ आपको उसमें खाली मैं मेंशन करूँ कि आपके यूरो कंट्रीज़ में तैमूर भाई स्विट्ज़रलैंड नहीं आता। स्विस के लिए आपको अलग वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। आप शेंगन आप किसी से लेके जा सकते हो, स्विट्ज़रलैंड के लिए आप अलग अप्लाई करना पड़ता है आपको। और इवन उसकी करेंसी भी आप जाके जब यूरो में कोई चीज़ आप खरीदो फरोख्त करते हो, तो आपको वापस रिटर्न में वो स्विस फ्रैंक देते हैं। आपको जो यूरोज मतलब यूरोज एक्सेप्ट करते हैं, मगर आपको आपसी स्विस फ्रैंक देते हैं कि वहाँ पर स्विस करेंसी चलती है उनकी। तो वहाँ पे इटली का मेरा वीज़ा लगा। अच्छा, इटली के वीज़े का अली भाई बताएं, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कोई मुश्किलात पेश आई आपको या मुश्किलात easily मिल गई? इस तरह पेश आती हैं कि आपको बेसिकली एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री उसमें बहुत काउंट करती है, और उसमें मेन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में जो लोग वहाँ पे आजकल के दौर में जो चल रहा है वो है मेन चीज़ उनकी प्रॉपर्टी। क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हो उनको श्योरिटी, ये श्योरिटी में आप मतलब जाओगे और आपने वापस आना है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी स्पेशली वहाँ पे इतने ब्लैक लिस्ट हैं कि ये लोग कहते हैं कि जाते हैं और वापस नहीं आता ये। तो डॉक्यूमेंटेशन में इनकी आजकल उन्होंने बहुत सख्ती भी थी, आजकल उन्होंने थोड़ा लीनियंट की हुई है कि ये कोरोना के बाद से जब कोविड का आपका टाइम गुजर गया तो उस पास काफ़ी इन्होंने लीनेंसी रखी हुई है। इवन मतलब मैंने ये तो अभी सुनने में मेरे ये आया कि पुर्तगाल में बाकायदा पाकिस्तानी पहुंच के वहाँ पे केसेस डाल रहे हैं अपने। तो मैं तो न्यू जनरेशन ये कहूँगा कि आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करो। स्टडी वीज़ा आपको मिल जाएगा, आपको स्कोरिंग अच्छी रहे। आप यहाँ पाकिस्तान में बहुत से जो अगर मेरे दोस्त भाइयों को अगर जाने का बड़ा शौक़ है उनको, तो एज अ कुक, शेफ़, जिसको हम लोग यहाँ पे लोग शेफ़ बड़ा वो ऑकवर्ड फील करते हैं सुनने में कि भाई शेफ़ बन के मतलब एक खाना पकाने वाला, जबकि शेफ़ की आपकी पूरी दुनिया में डिमांड है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक हमारे दोस्त हैं, शायद आप जानते होंगे, तकी नाम उनका, जी, वो भी फोटोग्राफर, जी 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 जी, वो भी स्वीडन में शेफ़ का ही काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तानी अच्छी खासी भारी रकम जो है वो मंथली वो कमा रहे तो हैं। यानी आपको कहते हैं वो फोटोग्राफर है और वहाँ जाके जो है वो शेफ शेफ़ का का काम बिल्कुल। कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिकली तैमूर भाई इसमें अगर हमारी यूथ नई जनरेशन बेसिकली इस चीज़ में काम करे तो इसका बड़ा स्कोप है।
इवन मैं खुद इस चीज़ के इंटरेस्ट में हूँ कि मेरे पास अगर मुझे कुछ टाइम मिले तो कराची में बहुत ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको मतलब शेफ़ का कोर्स करवाते हैं और बाकायदा वहाँ पे 6 महीना 3 महीना 6 महीना का आप कोर्स करते हो, जिसके आई थिंक कोई बहुत नॉमिनल से फीस है, कोई 2.5-3 लाख रुपए में आप मतलब 6 महीने का आप उसमें कोर्स का उसका फीस है, आप वो कर सकते हो। वो करके आप उसमें इंटर्न करते हो, बड़े होटल्स में आप अप्लाई करते हो कि मैंने यहाँ से मतलब जैसे आपको डिप्लोमा में दिया जाता है शेफ़ का डिप्लोमा, कि भाई डिप्लोमा होल्डर शेफ़ है, मतलब कोई आम शेफ़ में आप नहीं रहोगे। सिर्फ इंस्टीट्यूट के नाम इस टाइम मैं बेसिकली मुझे याद नहीं है, आपको कमेंट में शायद मैं तैमूर भाई आपको दिखवा दूंगा, तो आप मुझे मतलब उसका आप मेंशन कर सकेंगे। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम मैं आपको मेंशन कर दूँ, उससे बगैर आप क्लासेस होती हैं उनकी, 6 महीने का कोर्स होता है उसका, आप कराची जाके वहाँ पर रहो, खाना पीना आप अपना करोगे, मगर साथ में जो आप ये करोगे ये सबसे आसान और सबसे अच्छा रास्ता है जो दुनिया में आप किसी कोने में भी आप एज ए शेफ़ आप अप्लाई कर सकोगे। और पूरी दुनिया में शेफ़ का डॉक्टर, शेफ़, इंजीनियर्स, इन 3 चीज़ों की पूरी दुनिया में डिमांड है। अकाउंटेंट्स आपको बाकी फिर भी मिल जाएंगे, शेफ़ आपको हर जगह अच्छे शेफ़ नहीं मिलते। तो शेफ़ का कोर्स बेसिकली मैं खुद करना चाहूँगा और मैं खुद इस चीज़ के इंटरेस्ट में हूँ। तो इंशाल्लाह आप शेफ़ का कोर्स करो, शेफ़ के कोर्स के साथ आप यहाँ पे 6 महीना और इंटर्न करोगे और साल 2 साल पाकिस्तान में, उसके ये नहीं है कि आप सिर्फ आपका खर्चा ही खर्चा है, आप सिर्फ कोर्स डिप्लोमा के लिए आप खर्चा करोगे, उसके बाद जब आप होटल्स वगैरह में जाके जॉब को अप्लाई करोगे, आपको जब अच्छा आपके मार्किंग अच्छी होगी, आपका खुराक अच्छा होगा, आप मतलब एक्सपीरियंस होगे, तो आपको बाकायदा यहाँ पे आपको इतनी पे दी जाएगी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर इनके साथ फिर भी बाहर जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे आसान रास्ता है इसका ये शेफ़ है। चल, ये तो हो गई बात यहाँ तक यूरोप की शेफ की। तो अली भाई अभी आते हैं हम असल मुद्दे पे, ठीक है। कनाडा कैसे गया? तो वो भी इतने आप जैसे भी हमारी बात हो रही थी, आप कहते हैं मैं बड़े इजीली गया हूँ और 10 साल का वीजा लगा है मेरा, बगैर ना मैंने किसी को कमीशन दी। ये थोड़ा हमें जो है गाइड कर दे हमारे नाजरीन को। इसमें बिल्कुल मैं यही करूँगा, जिस सेम प्रोसेस जो इटली का था, सेम प्रोसेस वही, मैंने बैंक स्टेटमेंट, अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबरशिप का मैंने अपना कार्ड लगाया उसमें, और अपने 3 साल की बैंक आपको मतलब वो देनी होती है, टैक्स पेयर होना चाहिए आपको, स्पेशली इसमें आपको वीज़ा में आपको सबसे बड़ी आपकी सिक्योरिटी जो आपको देता है वो आपका NTN नंबर देता है, आप टैक्स पेयर हो। आपका टैक्स पेयर होना पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में किसी टैक्स पेयर को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। टैक्स पे करता है ओके, बाकी दुनिया में टैक्स के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं होता, तो वहाँ पे टैक्स पेयर्स को काफ़ी वैल्यू दी जाती है। तो बेसिकली टैक्स पेयर होना चाहिए आपको, आपकी डॉक्यूमेंटेशन मतलब पूरी होनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके पास कोई मतलब मवाद ऐसा हो आपके पास कि शक्ल प्रॉपर्टी की शक्ल में हो, आप कह सकते हो करेंसी की मतलब पैसे की शक्ल में हो, कि आप वापस आ सको, आप अगले मुल्क अगले इंसान को आप श्योरिटी दिलाते हो कि मैं आपके पास सिर्फ घूमने के लिए आना चाहता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो और आप इमिग्रेशन करना चाहते हो तो उसका अलग प्रोसेस है, उसका फिर आप अपने पास पैसा आपके पास है, आप वहाँ पे रहने के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसको पैसा अपना शो करते हो और पैसे के ज़ोर पे जाते हो। जबकि मैं टोटल जब मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया तैमूर भाई, मैंने सिंपल जो इटली से जब मैं वापस आया था तो बड़ी ईद से टोटल 5 दिन रहते थे बड़ी ईद में। तो जब मैं वापस आया था 2000 तकरीबन 19 में मैं जब वापस आया वहाँ से, तो 4 दिन का मेरे पास कराची में टाइम था। तो मैं जो दोस्त हैं मेरे वहाँ पे, जो भाई मेरे फॉर्म फिल करते हैं, सलमान नाम है उनका, तो ट्रैवल एजेंसी का काम करते थे पहले, तो अभी भी करते हैं, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कॉन्टैक्ट भी उनको दे सकता हूँ। तो उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया, तो मुझसे रिक्वेस्ट, मैंने कहा सलमान भाई वैसे ही 3-4 दिन तो हैं, आप यार मेरा ये कनाडा वाला भी डाल दो। तो इसके में जाते जाते बायोमेट्रिक तो मैंने मतलब है, बायोमेट्रिक भी मैं करवा लेता हूँ इसके। तो 4 दिन के अंदर हमने अर्जेंट में वो करवाया। सेम मैंने उसके टोटल 4,000 रुपये मैंने उसके जो फॉर्म उन्होंने फिल किया था मेरे लिए, 4,000 उन्होंने लिए और 18,000 रुपये टोटल उनकी वीज़ा फीस थी। और कोई 3,000 रुपये भी जो वहाँ पे जेरीज के नाम से जो जहाँ पे जाके बायोमेट्रिक के लिए आप कराते हो, 3,000 उन्होंने लिए। तो टोटल लेके 25,000 रुपये का मेरा खर्चा हुआ। और उसके बाद मतलब मैं वेट करता, बेसिकली जब वापस आया बड़ी की बात अगर आपको याद हो, उस वक्त कोविड का ये सीन शुरू हुआ सारा, इस तरह से करते करते। तो कोविड की वजह से मेरा बिल्कुल प्रोसेस, मैंने उसी दौरान में 3-4 दिन के अंदर मैंने यूके का भी डाला, कनाडा का भी अप्लाई किया। शौक कनाडा का था, सलमान भाई ने बैठे बैठे वो यूके का भी मेरे लिए उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया।
तो मुझे शॉकिंग इस वजह से लगा कि यूके का मुझे रिप्लाई आ गई 5 दिन के अंदर, 5-6 दिन में, कि भाई वी आर नॉट प्रोसेसिंग, और कोविड की वजह से उन्होंने मतलब अपने गेट्स बंद कर दिया, वो जो है आप कह सकते हो फ्लाइट्स वगैरह सारी क्लोजिंग। तो तकरीबन कोई 3.5 साल के बाद मेरा कनाडा का वीज़ा आया। तो 3.5 साल बेसिकली मैं कहीं जा भी नहीं सका। आपको पता है कि कोविड में कहीं आना जाना, हर मुल्क यही कहता था जी कोरोना कोरोना कोरोना, और मैं वैक्सीनेशन और ये वो, तो काफ़ी मुश्किलात पड़ी। और पूरी दुनिया का माहौल, पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग हिस्ट्री, जो जो लोग जाते थे, ये मैंने एक चीज़ नोट की कि सब के सब बाउंड हो गए थे। इस कोरोना के टाइम में तो अच्छे अच्छे लोग बाउंड हो गए रह के, जो ट्रैवल नहीं कर सकते थे कोरोना की वजह से कहीं, कि कहीं को कोरोना खुद या मुझे ना हो जाए या आगे किसी को ना हो जाए। जी हाँ, काफ़ी खौफ हो रहा था। काफ़ी खौफ हो रास्ता, वहाँ पे हर जगह माहौल। इवन इटली जब मैं होके आया था, तो वही जो कुछ दोस्त वहाँ पे कुछ दिन में बने मेरे, जो हेलो आया था उनसे, तो इटली के जब मैंने हलवा किया, तो इटली में तो इंतहाई, आज भी इटली का बुरा हाल है कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, हज़ारों की तादाद। तो इस वजह से इटली ने अब भी उनकी वीज़े पे, जो आप मेंशन वीज़े के लिए अप्लाई करो, तो उसमें अभी भी आता है कि कोरोना, अगर आपको मतलब कोई एक सिम्टम उसमें आपके पास आ जाए, आपका वीज़ा उसी वक्त कैंसिल कर देंगे, वो आपको अपने मुल्क से निकाल देंगे वो उसी वक्त। इवन आपको बुखार की हालत में, इवन आप इटली में इंटर, अगर आपको बुखार हो, फ्लाइट से उतर रहे हो, आप छींक मार दो, उसी टाइम चेक करें, अगर नज़ला हो या ज़ुकाम हो, उसी वक्त आपको डिपोर्ट कर देंगे, वो इंटर नहीं होने देंगे आपको। तो ये चीज़ें हैं। कनाडा का तो 3.5 साल के बाद जब मेरा वीज़ा आया, तो अब तो खुशी की इम्तिहान है रही कि वीज़ा आ गया। दूसरा, मैं खुशी इस बात में थी कि मुझे 3 साल के बाद निकलने का मौका फिर मिल रहा था मुझे। अच्छा, वीज़ा कैसे है, मतलब आपको कोई मेल आई? मुझे बिल्कुल मुझे मेल आई। इवन मुझे मेल क्या आ रही थी, तो वो यही जो मेरे दोस्त जिन्होंने अप्लाई किया था, उनकी आईडी पे मेल आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आईडी पे मैंने मतलब आपके मेल के, आपको एक ईमेल की, आप जरा उसको चेक करो, आपकी मेरे आईडी पे आपकी मेल आई है। तो मैंने जब चेक किया, मुझे बड़ा शौक, मैं कहा कनाडा का, मैंने तो याद ही मुझे कोई मैंने वीज़ा डाला हो या कुछ। तो ये आपको 3.5 साल पहले वाला वीज़ा है जो आपने डाला था, अभी आपका नंबर आया है। तो कोरोना के बाद से तो मैं वैसे तो उसमें मुझे नंबर, और मुझे 1 महीने का टाइम दिया था उन्होंने, और 1 महीने में टोटल टाइम पूरा में 11 दिन रहते थे। तो मेरा अपना पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा था। तो पासपोर्ट एक्सपायर, मुझे फिर इन्होंने एक चीज़ मुझे पढ़ा लेटर में, उन्होंने वगैरह मेंशन किया था कि जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होगा, आपको उसी हिसाब से वीज़ा दिया जाएगा। तो कनाडा, काफ़ी ममालिक में मैंने वो किया, कनाडा उसमें से एक मुल्क है जितना आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है, वो उसी हिसाब से आपको वीज़ा देते हैं। अमेरिका का 5 साल फिक्स है कि आपको 5 साल का देंगे या 2 साल का देंगे मल्टीपल। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको मतलब लिमिटेड आपके पासपोर्ट के हिसाब से देते हैं। तो कनाडा का मैंने फिर जल्दी जल्दी अर्जेंट में पासपोर्ट बनवाया, अपना 10 साल का पासपोर्ट बनाया। लालच होती है कि भाई कोई वीज़ा लगा रहे, निकलने का रास्ता रहता है इंसान के पास। तो वो मैंने अप्लाई किया, 10 साल का वीज़ा पासपोर्ट मैंने अप्लाई करके वहाँ पे जमा कराया। तो मेरा वीज़ा 8 साल का लग के आया। तो 8 साल का मल्टीपल वीज़ा लगा मेरा, जिसका शौक तो खुद भी था, और सब अक्सर लोगों का सवाल यही था। आज भी तैमूर भाई ने भी जो आप लोगों के सामने, व्यूवर्स के सामने मुझे बिठाया है, इसी वजह से कि सबको शौक इसी चीज़ का था कि यार 8 साल का वीज़ा, और मतलब टोटल 22,000 रुपये में या 25,000 रुपये में कैसे। तो सिंपल मेरा सवाल ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप छोटी छोटी जगहों से जाके, आप जितना अपने का आप शो करते हो, मेरा घूमने फिरने का आप शौक रखते हैं, विजिटर्स का शौक रखते हैं, और अगर आप लाइफ अपना वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हैं, तो सेटल होने के लिए मैंने आपको बताया कि शेफ़ का कोर्स सबसे आसान। बाकी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट इस तरह करती है कि आप जहाँ पे जाना चाहो, जिस मुल्क में जाना चाहो, आप अपना एतबार खुद बनाते हो। अच्छा अली भाई, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास मतलब पैसों की कुछ कमी हो, जैसे एजेंट को 2.5-3 लाख रुपए दे के ये डंकी लगवाते हैं, सर डंकी तो सस्ते तरीके में नहीं पहुंच सकता बंदा कनाडा या कुछ? सर मैं यही जो आपको बता रहा हूँ, ये कोर्सेज जो होता है आपके डिप्लोमा कोर्सेज, आप खुद उसके कनाडा की साइट पे IRCC के नाम से साइट है उसकी, IRCC कनाडा, वहाँ पे जाके आप उसकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करो। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स खुद आपको मेंशन करके देते हैं कि हमें किन किन एम्प्लॉयमेंट्स की ज़रूरत है, किन किन लोगों की हमें ज़रूरत है। आप खुद उनके वो क्राइटेरिया पूरा करो। ड्राइवर है, ड्राइवर का आपको, हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ का डिप्लोमा नहीं मिलता, हर चीज़ का वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका स्कोप जो है। हम प्लम्बर को हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे प्लम्बर की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे प्लम्बर की एक हैसियत है। वहाँ पे AC फिट करने वाले की, AC फिटिंग वाले की, आप हमें बेसिकली आपके पास स्किल होना चाहिए। क्या आप इलेक्ट्रिशियन हो, क्या आप ठेकेदार हो, क्या आप रोज़ाना कार हो, क्या आप अगर ईंटें भी आप उठा के लेके जाते हो, अगर आप वहाँ पे पहुँचाओ तो आपकी वहाँ पे अलग वैल्यू होती है।
जितनी हम ख्वारी यहाँ पे करते हैं बेसिकली, अगर यहाँ पे हम जितने स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के साथ, वहाँ पे हम इसका आधा भी करेंगे तो हमारी लाइफ इससे बहुत अच्छी होगी। मगर सिर्फ ये है कि वहाँ पे सख्ती बहुत है। ये जो लोग हमारे दोस्त अहबाब समझते हैं बस यहाँ से हम जाएंगे और वहाँ पे रेड कारपेट बिछा हुआ है और वहाँ पे डॉलर में कमाई स्टार्ट है। सख्ती मतलब कैसे, थोड़ा सर सख्ती इस तरह से कि हर तरह से, सबसे पहले आपकी खुराक, खाना आप क्या खाओगे, आपको खाना, आपको उनका खाना खाते हुए आपको अजीब सा लगेगा कि वहाँ पे पोर्क बेसिकली सुअर का गोश्त हम नहीं खाते हैं। अच्छा, वहाँ पे आपको बेसिकली पाकिस्तानी इंडियन बहुत मिलेंगे, पाकिस्तानी कम मिलेंगे, इंडियन ज़्यादा मिलेंगे। अब वहाँ पे उनकी खुराक हिंदू हैं, वो हिंदू खाना पकाते थे, खाना उनका बहुत साफ खाना बनता है, साफ, आप दिल कर सकोगे, खा सकोगे, वो आपके दिल के ऊपर। अगर आप इस माइंडसेट पे हो कि आपको इंसानियत को अगर आप रखो सामने तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप मुल्क के हिसाब से या अगर उन चीज़ों के हिसाब से चलोगे तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अंग्रेज, ये सब उन चीज़ों में घुस के बैठेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज का दौर ये 21वीं सदी चल रही है, इस दौर में हमको इन चीज़ों से बहुत आगे चलना चाहिए। हमें इंसानियत के नाम पे चलना चाहिए। मौजूदा हालात को, इन चीज़ों को दूर रख के हमें इंसानियत के नाम पे, इंसानियत के नाम पे सर वहाँ पे कनाडा में गया था 1 महीने के लिए, 6 महीने गुजार के आया। क्यों? वहाँ पे मुझे लोगों की, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी हर चीज़ ठीक है। काम मुझे वहाँ पे मतलब बेसिकली काम शुरू में 1-2 महीना 3 महीना में घूमा फिरा पूरा कनाडा, टोरंटो, मतलब टोरंटो को एक्सप्लोर करता रहा है, उसे अतराफ में फिरता रहा। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी लोग फ्रेंडली हैं, उसके सब कुछ है। मगर वहाँ पे सर एक चीज़ का उसमें इशू है कि किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है कि आपको टाइम दे सके। वहाँ पे लाइफ इस तरह से मुझे सिर्फ एक चीज़ अजीब लगी कि ठीक है, रहने के लिए मतलब मेरे, इससे पहले जब मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ, यूरोप में पूरा देख चुका हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बजाय मतलब अलावा बाकी समझो यूरोप में गर्म सब देख चुका हूँ, नॉर्वे, स्वीडन नहीं गया। अच्छा अली भाई, जब आप कनाडा गए तो फर्स्ट जो आपके 2-3 महीने थे वो कैसे आपने स्ट्रगल किए? सर शुरू के 2-3 महीने तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब मुझे बड़ा शौक से मैंने गुजारे। क्यों? मैं ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक था, मगर जैसे जैसे वहाँ पे लोगों का माहौल देखा, जैसे जैसे जेब की गुंजाइश देखता रहा, तो इरादा तो ये था वापस आने का, मगर मैं कहा नहीं यार, एक मतलब ट्राई करना चाहिए। जो एक नॉर्मल आदमी, मेरा शुक्र है अल्लाह का, मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे हर वेल नोन पर्सन है, मुझे मेरा बिजनेस है, सब कुछ है, हर कोई जानता है। मगर एक आम आदमी की नज़र से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं उसको एक बार आजमाना चाहता था। पाकिस्तान में ये काम कभी मैं नहीं कर सकता था, वहाँ पर जाके मैंने आजमाने के तौर पे मैंने वहाँ पे बुचर शॉप पे मैंने काम किया, मतलब अप्लाई किया बंदे से, या मैं काम करना चाहता हूँ। तो वो उसी पासपोर्ट पे मिल गया काम आपको या कुछ? उसी पासपोर्ट में तैमूर भाई, उसी पासपोर्ट में मुझे मिला। मतलब वहाँ पे किसी ने पूछा नहीं मुझसे कि आपके पास स्टेटस क्या है। स्टेटस इस वजह से उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि जो आता है वहाँ पे ज़रूरतमंद आता है। क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो आके घूम फिर के अपना निकल के चले जाते हैं, जो काम ढूंढने के लिए आता है यानी उसका मतलब उसको ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैंने फिर बेसिकली कुछ वकीलों से मैं मिला, 1-2 वकील से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पे फिर मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। तो वर्क परमिट में अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों ने वर्क परमिट सेल करने की बात की, $40,000, $50,000, $30,000 वो सिर्फ इस चीज़ पे दे रहे थे कि हमें वर्क परमिट मिले, और लोग पे कर रहे थे। अच्छा तो अली भाई, पहले दिन से आप बताएं कनाडा जब आपने लैंड किया, ठीक है, वो हमारे नाजरीन को बताएं कि आपको काम ढूंढने में, यानी आपने अपना जो है वो घूमने फिरने का इरादा तर्क करके वहाँ सेटल होने का जो आपने इरादा किया, तो वहाँ पे आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई और कैसे आप वहाँ सेटल हुए? तैमूर भाई बिल्कुल ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैं बेसिकली मेरा लाइफ चेंजिंग आप कह सकते हो कि इसमें लाइफ चेंजिंग मेरा इसी चीज़ पे रहा कि जब कनाडा में जब लैंड हुआ था तो वहाँ पे बेसिकली मेरे रिलेटिव्स थे। तो शुरू में तो उनके पास गया, तो एयरपोर्ट से ही उन्होंने पहले मुझसे कहा कि आपके पास रिलेटिव्स हैं तो आप जाके मेरा आसान होगा मेरे। तो रिलेटिव आए थे लेने, तो निकल के चला गया उनके साथ, हफ्ता 10 दिन महीना उसका गुजारा, घूमा फिरा, बहुत अच्छा मुल्क, साफ़ सुथरा, हर चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उससे मैंने उनसे मशवरा किया, मैंने कहा अगर यहाँ पे मैं रहना चाहूँ तो आप क्या बोलते हो? तो उन्होंने कहा आप आए 1 महीने के लिए और आप 1 महीने के बाद एकदम आप जाने की मतलब रहने की बात कर रहे हो कि यहाँ पे रहना चाहूँ, तो रहने के पहले आप एक्सपीरियंस कर लो, आपके पास लीगल रास्ता है, आप 6 महीने तक स्टे कर सकते हो, तो अपना लीगल रास्ता अप्लाई करो, फिर उसके बाद आपको अगर समझ आता है फिर आप देखो क्या करना है। तो उस वजह से फिर मैंने 1 महीने के बाद मैंने पहले शेयरिंग में रूम लिया
क्योंकि वहाँ पे तैमूर भाई रेंट बहुत आसमान के बराबर है, मतलब आसमान को छूने वाले मतलब रेंट्स हैं वहाँ पे। कि वहाँ पे एक कमरे का किराया, मैं बेसिकली मैं एक सिंगल रूम अगर मैं अपने लिए लेता और एक अटैच बाथ के साथ एक किचन, छोटा सा फ्लैट आप कह सकते हो, एक रूम वाला 1 बेडरूम वाला, वो मिलता है $1500 का पर मंथ। कैनेडियन डॉलर है 205 आई थिंक, आप 200 राउंड फिगर रखो तो 1500 होगा, नहीं 15 दूना 30, 3 लाख रुपए महीने का वहाँ पे रेंट है। तो 3 लाख रुपए का महीने का अगर आप रेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई, तो फिर तो आपके लिए कनाडा कोई मसला नहीं है। मगर पाकिस्तानी में कमा के और डॉलर में खर्च करना मेरा दिल नहीं मानता। तो इस वजह से फिर मैंने उस चीज़ को तर्क करके फिर मैं शेयरिंग में वहाँ पे कुछ मतलब साइट, आप फेसबुक पे चले जाओ, वहाँ पे मार्केट प्लेस के नाम से फेसबुक पे लोग अपने रूम्स, शेयरिंग रूम्स, आपको दुनिया की हर आइटम वहाँ पे मिल जाती है। मार्केट प्लेस पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको कनाडा में वहाँ पे हर चीज़, जो अब रूम चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते, खाना पीना, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलता है। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहीं जाने की या कुछ करने का। तो मार्केट प्लेस पे जाके फिर मैंने एक जगह ढूंढी शेयरिंग पे। एक रूम में हम 3 बंदे थे, उन 3 बंदों की शेयरिंग में फिर भी मुझे तकरीबन $400 मुझे पे करने पड़ते थे महीने के। $400 में शेयरिंग में रूम मैंने लिया। तो बेसिकली मेरी स्टार्ट वहाँ से थी कि दूसरों के साथ रह के और अपने मतलब बेसिकली आप वहाँ पे रहना और खाना पीना और उससे मतलब उस माहौल में एडजस्ट करना जो है ना आपके लिए सब। तो वहाँ पे रहा, फिर मैंने वहाँ पे एक दो दोस्तों से बात की, मैंने कहा यार मैं काम की सूरत, मुझे काम अगर चाहिए हो तो कैसे करूँ। तो उन्होंने बेसिकली मुझे काम के लिए लेके गए। तो पहले दिन जो मेरा काम था वो मेरा था रूफिंग का। तो रूफिंग के काम में मुझे लेके गए वहाँ पे। तो सारे टोटल घर आपको पता है यहाँ पे हमारे कंक्रीट का सिस्टम है, वहाँ पे सारा लकड़ी का है सारा टोटल। और शौक भी मुझे इसी चीज़ पे होता था कि यहाँ पे हम घरों के लिए दे रहे हैं 2 करोड़ 3 करोड़, कम से कम कंक्रीट का घर तो है। वहाँ पे तो लकड़ी के लिए अगर को दिमाग चाट जाए तो मेरे 2.5 करोड़ 3 करोड़ पे दिमाग चाट जाएगा, मगर 2.5 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 10 करोड़ 8 करोड़, जो सबसे सस्ता घर है वो 1 बेडरूम अपार्टमेंट आप जिसको कह सकते हो, वो 8 करोड़ रुपए का वहाँ पे पड़ता है हमें। तो तैमूर भाई मैं 8 करोड़ पाकिस्तानी ले जाके वहाँ पे एक $1500 का मैं सारा उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता उसको। तो सिंपल मकसद ये था कि वहाँ पे रहने का, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश था। तो स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी, और काफ़ी कोशिश की मैंने। सेकंड मंथ में काम ढूंढूं, कोई काम नहीं मिला। थर्ड में आके मतलब मैंने वो वकील ढूंढा, वर्क परमिट, क्योंकि जिसके पास मैं जाता था वो कहते थे वर्क परमिट। और वर्क परमिट की लालच मुझे इस वजह से थी कि आप जब नॉर्मल आप वहाँ पे पहुँचते हो, जैसे आपने कहा कि डंकी मार के, तो जो लोग डंकी मार के वहाँ पे पहुँचते हैं उनको अगर कोई काम मिलता भी है तो काम उनको मिलता है या स्वीपर का या सफाई वाला हो गया, आप प्रूफ मतलब यही आप रोजाना का मजदूर का, जिसे आप कह सकते हैं रोजाना के हिसाब से दिहाड़ी वाला। तो रोजाना दिहाड़ी का मजदूर वहां पे उनको मिलता है घंटे का $10, कैनेडियन डॉलर घंटे का $10 दिया जाता है। और अगर पास वर्क परमिट हो फिर वही आपका जो है कन्वर्ट हो गया 17-18 डॉलर पे चला जाता है, $20 भी मिलते हैं। वही बंदा जो आप जो काम करोगे $10 में करोगे, वही वर्क परमिट वाला या वहाँ पे पीआर वाला या वहाँ पे रहने वाला वो $20 में काम करेगा, यानी आधी कीमत में काम करेगा। तो बेसिकली हमारे लोग वहाँ पे जाके बड़ा शौक से काम करते हैं कि 10 तो मिल रहे हैं, मगर उसमें यह है कि अगला जो वहाँ पे बैठा है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे जो हमारे भाई जाके बैठे हैं जिनके पास हम जाके काम करते हैं, वो भी हमारे ही है ना। पाकिस्तानी है, इंडियन है, श्रीलंकन है, ईरानी है, बांग्लादेशी है, अफगानी है। क्योंकि अंग्रेज खुद कभी नहीं रखेगा। वहाँ के जो अंग्रेज हैं वो कहते हैं हमें प्रॉपर चाहिए ताकि हम मतलब यहाँ पे हमारे मुल्क को टैक्स पे करें, वो हमारे मुल्क को टैक्स पे करे, हमारे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट हो। जबकि हमारे जो लोग वो कहते हैं नहीं यहाँ पे भी चोरी है, वहाँ पे भी हमें चोरी ही करनी है जाके, तो वो चोरी करके ही अपने को बिल्डअप करते हैं। बेसिकली वहाँ पे मैंने रूफिंग में काम किया, फिर मैंने इसी चीज़ में ढूंढते ढूंढते फिर मैंने ये कंस्ट्रक्शन के उसमें लगा, कंस्ट्रक्शन का रंग वाले के साथ काम किया। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा कि क्योंकि यहाँ पे मैंने तैमूर भाई कभी ज़िंदगी में लाइफ में कभी किसी के हाथ के नीचे काम नहीं किया था, जो सबसे बड़ी बात है। और मेरे लिए यही लाइफ चेंजर था मेरा कि एक अपने से नीचे तबके के साथ बात करने के तरीका, आपका रहना सहना खाना पीना, उनके साथ ज़मीन पे बैठ के आप जब खाना खाते हो, एक रंग वाले के साथ जब बैठ के खाना खाते हो तो उसके दिल में कितनी खुशी होती है कि जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे से कोई इतनी इज्जत दे रहा है कि मेरे साथ बैठ के खाना खाता है। वो जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ रूफिंग में था, वो मेरे से खाना, बेसिकली मेरी लाइफ का चेंजिंग प्रोसेस वहीं पे था कि नहीं, अपने से नीचे तबके के साथ अच्छा रहो, आप हर जगह कामयाब रहोगे। अच्छा, तो अली भाई
आप अभी यहाँ पाकिस्तान जब आए हैं, ठीक है, अभी मुझे ये लगता है कि आप रोज़े और ईद गुजारने आए हैं, तो अभी आपका इरादा बन रहा है वापस कनाडा जाने का या फिर यहीं आपने ठहरना है, ये ज़रा आप हमें। नहीं तैमूर भाई, इंशाल्लाह जाने का इरादा बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पे जाके दोबारा एक दोस्त ने जो मेरे साथ वहाँ पे अजीज़ थे, उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया था तो उनको वर्क परमिट मिल गया। तो इसी बेस पे उन्होंने दोबारा बुलाया कि आप वापस 6 महीने तो आपने पूरे कर लिए, यहाँ पे आप घूम फिर भी लिए, अपने सेटलमेंट भी देख लिया, तो क्या इरादा है? तो मैंने कहा आना है और वर्क परमिट के लिए दोबारा बिल्कुल मैं अप्लाई करूँगा, बल्कि मैं कर चुका हूँ अब तक अप्लाई। तो उसका भी प्रोसेस है, वो चलेगा। तो उसका प्रोसेस वैसे ही 4 महीने का प्रोसेस है, तो 2 महीने और मैं मज़ीद इधर रहूँगा इंशाल्लाह। तो अकेले ही जा रहे हैं या फैमिली को भी ले जाने का इरादा है अली भाई? नहीं सर, फ़िलहाल अकेला जाऊंगा, क्योंकि वर्क परमिट के बाद उसमें वर्क परमिट का सीन यही था कि इस वर्क परमिट मैं अप्लाई इसीलिए करता, सब ने कहा असाइलम आप लोग को आसानी से मिल जाता है, सब लोग असाइलम अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर मैंने देखे ऐसे केसेस से जो उनको 6 महीने में असाइलम मिला, मगर उन साथ में उन्होंने 3 गोलियाँ भी खाई थी। मगर ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे के ज़ोर पे अप्लाई किया और 8 साल तक बैठे हुए, 8 साल से बैठे हुए, जिनको अभी तक असाइलम नहीं दिया गया। तो ऐसे लोग भी थे वहाँ पे। तो बेसिकली मैं वहाँ पे जाके मैंने करना है। और वर्क परमिट बेसिकली मैं अपने दोस्त अहबाब को सारे इसीलिए कहूँगा, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले होगा, मगर आपकी पूरी फैमिली के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जब अप्लाई करोगे, वर्क परमिट आपका हो जाएगा, तो आप विदिन 1 ईयर अपनी पूरी फैमिली को, जो आपकी मिसाल बीवी बच्चे या माँ बाप हैं, आप उनको यहाँ से ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो डायरेक्ट PR होके। वहाँ पे जो आपको वर्क परमिट का सीन पूरा हो जाएगा, आपको PR मिलेगा, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। उस कार्ड के ऊपर आप अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई करोगे, अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करो, जो आपके केयर टेकर्स, आप जिनके केयर टेकर बन के आप उधर गए हो, आप अप्लाई करोगे और आपको वो मिलेगा, तो आप उनको लीगल लेके जा सकोगे फिर। बिल्कुल। अच्छा, तो अली भाई होगी काफ़ी बातें मतलब तफसील के साथ आपके साथ, तो एंड में सिर्फ हमारे नाजरीन को ये बता दें, ख़ासकर उन नौजवानों को, कि लीगल तरीके से जो है वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं एब्रॉड, किसी भी मुल्क में, कनाडा, USA या यूरोप या। तैमूर भाई, मैं तो फिर उसी चीज़ पे आऊँगा कि बेसिकली जिस कहते हैं अल्लाह पाक के रसूल ने यही कहा है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जो काम आप खुद करो उसी की तरकीब दूसरों को भी दो। तो बेसिकली मैं खुद भी यही शेफ़ का कोर्स जो है मैं खुद करना चाहता हूँ, और बल्कि मैं इस चीज़ पे हूँ कि मैं ये करूँ। और इवन मतलब आप अपने घर के, आपके ये ऐसा काम है कि आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप मर्द करे या कोई औरत करे, ये काम लेडीज़ भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के काबिल नहीं हूँ, मगर मुझे खाना पकाने का शौक़ है, तो मैं इस चीज़ के फेवर में जाऊँगा। और सबसे सस्ता भी है। विदिन शायद मेरे हिसाब से आपको 6 महीना या साल के अंदर आपके कराची जाके रहना, खाना पीना और वहाँ पे 6 महीने के कोर्स के शायद आप 6 लाख या 7 लाख खर्च करोगे। मगर आप यहाँ पे जब किसी PC होटल, मैरियट, PC कहीं भी आप चेन पे जाओगे, आपके पास डिप्लोमा होगा शेफ़ का, आप वहाँ पे भी जाके अपना आप इंटर्नशिप करोगे और उसके बेसिस पे आप दुनिया में किसी भी उसकी चेन पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर PC होटल का चेन यहाँ, मतलब एक PC होटल यहाँ पे भी है, मैरियट है, शेरेटन है, तो इन्हीं की चेन वहाँ पे कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी, सब जगह है। कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे आसान और सबसे नॉमिनल जो इसका रास्ता है वो ये है। और अगर वहाँ नहीं भी जाए तो यहाँ पे भी अच्छी खासी आप नौकरी कर सकते हो, अच्छी खासी पे होती है। आप शेफ़ का कोर्स करके आप नॉर्मल होटल्स में आप जाओगे तो आपको लाख रुपए महीने के पे आपको होटल देता है। यहाँ पे उस्मानी होटल में आप चले जाओ, मिसाल एक मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेंशन नहीं कर रहा कि उस्मानिया वाले यही हैं, मगर उस्मानी होटल आप ले लो, आप कराची के मतलब किसी होटल में ले लो, आप बारबेक्यू टुनाइट ले लो, आपको हर जगह पे अच्छे शेफ़ को हर जगह प्रेफर किया जाता। आपकी मतलब वो भी स्किल है, आपकी स्किल हर किसी के पास नहीं होती है, हाथ में जायका हर किसी के नहीं होता। हम बेसिकली माँ को कहते हैं जायका, मगर आजकल भी अगर देखा जाए तो दुनिया का बेस्ट शेफ़ अभी भी मर्द है, औरत नहीं है। मर्द के हाथ में अलग टेस्ट है। तो माँ का खाना तो खैर माँ का खाना होता है, मगर हमारे लिए शेफ़ एज अ शेफ़ अगर आप काम करना चाहो तो दुनिया में आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप और हर कोने में मिलेगा आपको। बड़े होटल्स में नहीं, आप नॉर्मल छोटे होटल्स में अप्लाई करो, आप रेस्टोरेंट्स में अप्लाई करो, वो रेस्टोरेंट्स वाले आपको बुलवाएंगे। आपको वहाँ पे कनाडा में कहते हैं LMIA, बेसिकली मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म, सॉरी मैं नहीं, LMIA के उनका वो है, आप उस बेसिस पे बुला सकते हैं। आप किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, आप दुनिया में किसी भी रेस्टोरेंट में आप अप्लाई कर सकते हो और आप उससे कहें कि मेरे पास शेफ़ का डिप्लोमा है और मैं शेफ़ हूँ, आपको हर जगह मिलेगा। इतने डॉक्टर्स की डिमांड नहीं है, इतने किसी की डिमांड नहीं जितने आपके शेफ़्स की डिमांड है। तो मेरे हिसाब से यूथ के लिए और शेफ़ के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितने साल के हो तो आप शेफ़ नहीं बन सकते। शेफ़ आपका हर चीज़ कर सकता है, शेफ़ हर लेवल पे जा सकता है।
शेफ़ हर जगह पे अप्लाई कर सकता है। तो मेरे साथ आप शेफ़ का कोर्स करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी शायद आपके साथ किसी भी कोर्स में आपको वहाँ पे मिलूँ, और मैं ख़ुद इसी चीज़ को करना चाहूँगा। बल्कि मैं तो तैमूर भाई आपको भी बोलूँगी, जैसे आपने कहा कि एक फ़ोटोग्राफ़र दोस्त आपका था और स्वीडन में जाके अभी वो शेफ़ बने हैं, तो आप भी तो हमारे साथ चलें, दोनों भाई चल के वहाँ पे बैठेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी जायका है सभी कहते हैं। नहीं इंशाल्लाह सर, ज़रूर। तो बस आप भाइयों से दुआ है, ये डंकी और इन चीज़ों पे सर, किसी 2 नंबर रास्ते पे इन चीज़ों पे कोशिश करें ना जाइएगा। ख़र्चा वो भी आएगा, ख़र्चा अगर आप डंकी के रास्ते जाएंगे उस पर भी पैसे खर्च होंगे, मगर ये उससे कम और उससे आसान और उससे महफूज रास्ता है। बिल्कुल। तो बस बाकी मेरी तरफ सर आपको अल्लाह हाफ़िज़। कोई किसी का किस्म का सवाल होगा तैमूर भाई को कमेंट करके उनके बताइएगा, तो मैं बिल्कुल आपके सवाल होंगे आपके भाइयों से दोबारा जो भी होगा मैं हाजिर हूँ आपके साथ इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह सर। आपका टाइम लिए सर। जैसे खुश रहें सर, थैंक यू। मैं खुश हूँ सर, अब कम से कम किसी के काम आ सकता हूँ, किसी के फेवर कर सकता हूँ, लोगों को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं सर। थैंक यू। तो नाजरीन, कैसे लगी आज की वीडियो, हमारी गुफ्तगू? उम्मीद है सब पसंद आया होगा आपको। अगर आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो काइंडली इसे शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। तो हो सकता है किसी का अगर इरादा बन रहा है बाहर जाने का या 2 नंबर तरीके से, तो वो अपना इरादा तय करके लीगल तरीके से, जैसे अली भाई ने बताया, उस तरीके से चले जाएं तो उनका फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।